शुभ संध्या आप सभी को। देखिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की क्लासेस सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पे, और इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एजुकेशन का यूनिट नंबर 1 का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। अगली क्लास में हम लोग एम और फिलॉसफी देखेंगे, और ये अगला क्लास जो हमारा होगा ये इस यूनिट का आखिरी क्लास होगा, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एजुकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मीनिंग को डिस्कस किया था, और आज हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन कहने का मतलब है कि शिक्षा किन सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो कुल मिला के 8 सिद्धांत यहाँ पर हैं, और इन 8 सिद्धांत को आपको अच्छे से जानना है, अच्छे से समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो सिद्धांत है वो है बालक केंद्रित शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। मतलब कि जो भी शिक्षा है वो शिक्षा बच्चे की आवश्यकता, उसकी रुचि और उसकी क्षमताओं के अनुसार केंद्रित होनी चाहिए। तभी बच्चा जो है वो सीखने में या फिर शिक्षा को ग्रैस्प करने में, मतलब ग्रहण करने में अपनी रुचि दिखाएगा, और तभी वो शिक्षा जो है वो एक सफल शिक्षा कहलाएगा। कहने का मतलब है कि एजुकेशन शुड फोकस ऑन द नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़ ऑफ द चाइल्ड। मतलब शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? बालक की आवश्यकता, क्योंकि देखिए आवश्यकता होगी तभी तभी वो सीखने की कोशिश करेगा। अगर आवश्यकता नहीं होगी तो फिर वो क्यों ही सीखेगा। उसके बाद रुचियाँ, उसकी रुचि के अनुसार उसे शिक्षा देनी चाहिए, क्षमताएं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है करके सीखना। देखिए, लर्निंग क्या होती है? लर्निंग जब भी होगा, यानी कि सीखना जब भी होता है, हमारे व्यवहार में क्या होता है? एक स्थायी परिवर्तन आता है। मतलब जब कभी हम कुछ भी सीखते हैं, अगर हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है तो ही हम उसे सीखना कहेंगे, अदरवाइज़ हम उसे सीखना नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर हम कोई ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, या शराब वगैरह पीते हैं, और उसके बाद भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, लेकिन उन परिवर्तनों को हम सीखना नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही शराब का नशा ख़त्म होता है हम वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब जहाँ भी लर्निंग होगा वहाँ पे परमानेंट चेंज ज़रूर होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हालांकि ये फर्स्ट ईयर जीएनएम में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये बताया। अब यहाँ पर है कि स्टूडेंट सबसे बेस्ट कब सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप भी जानते हैं कि स्टूडेंट लर्न बेस्ट थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। मतलब सीखना सबसे बेहतर कब होता है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का मतलब होता है कार्य करके, ठीक है, प्रायोगिक अनुभव और सक्रिय भागीदारी। ये दोनों अगर होगा तभी सीखना जो है वो सुगम होगा, मतलब अच्छे से होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति, और डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो कहने का मतलब है कि हर एक लर्नर जो होता है वो यूनिक होता है। मतलब जो भी सीखने वाला होता है वो एक यूनिक होता है, ठीक है। एंड शुड बी टॉट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एबिलिटी। जैसे कि हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, उसी तरीके से हर व्यक्ति बराबर नहीं है। सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। इसीलिए उन्हें शिक्षा जो है उनकी क्षमता और उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से ही दी जानी चाहिए। मतलब प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो अलग होता है, इसीलिए उसकी क्षमता के अनुसार ही उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर हम क्षमता के अनुसार शिक्षा नहीं देंगे तो वो सीखना बहुत अच्छा नहीं होगा। कुछ समय के लिए वो सीख जाएगा, फिर वो बाद में भूल जाएगा। उसके बाद होता है मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन यहाँ पर क्या होता है? मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन होता है कि एबिलिटी टू डू अ वर्क, या विलिंगनेस टू डू अ वर्क आप कह सकते हैं। विलिंगनेस टू डू अ वर्क इज कॉल्ड मोटिवेशन। और मोटिवेशन का जो बेस सोर्स होता है वो क्या होता है? नीड्स, जो कि अब्राहम मैस्लो ने अपनी मैस्लो हायरार्की थ्योरी में भी एक्सप्लेन अच्छे से किया है कि बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स से लेके जो सबसे ऊपर वाली टॉप मोस्ट जो नीड्स होती है, जिसको स्टीम नीड्स बोलते हैं, वहाँ तक जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो होती है, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक सफ़र होता है। मतलब नीड्स का एक हायरार्की के ज़रिए मैस्लो ने बहुत अच्छे से सिखाया था कि ह्यूमन मोटिवेट्स होता है नीड्स के ज़रिए। इसीलिए कहा भी जाता है कि मोटिवेशन इनकरेजेस
द लर्नर्स टू अचीव देयर एजुकेशनल गोल्स। मतलब अभिप्रेरणा विद्यार्थियों को सीखने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं कि लर्न, जैसे आप सीखते हैं आप में इम्प्रूवमेंट आती है, इम्प्रूवमेंट के बाद आप जब प्रैक्टिस उस चीज़ को करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस को अचीव करते हैं। और एग्जाम्पल के लिए आप समझते होंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भी बिल्कुल यही पैटर्न होता है। पहले आप अपना बेसिक्स को मजबूत करिए, बेसिक्स के बाद आप में जब थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आने लगेगी फिर आप उसको प्रैक्टिस से और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसके बाद जब आप उस चीज़ को अचीव करते हैं तो फाइनली आप सफल होते हैं। उसके बाद जो अगला है वो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मतलब है कि अगर कंटेंट रिलेवेंट के ज़रिए, जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, अगर उसका कंटेंट रिलेवेंट है और अगर आप उसको एक्टिविटीज़ में करवा रहे हैं तो सीखना और ज़्यादा बेहतर और कम समय में होता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि उससे उसका माइंड तुरंत स्ट्राइक करता है, और जैसे ही माइंड स्ट्राइक करता है चीज़ें जो है उसकी मेमोरीज़ में अच्छे तरीके से स्टोर हो जाती है। और अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है तो उसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लर्निंग बिकम इफेक्टिव, मतलब प्रभावशाली जो शिक्षा है वो कैसे होता है? थ्रू मीनिंगफुल एजुकेशनल एक्टिविटीज़, मतलब सार्थक गतिविधियों के माध्यम से सीखना अधिक प्रभावशाली होता है। इससे क्या होगा, जैसे कि पहले आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि जो कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को बताए, उसके बाद फिर आप क्रिएट करिएगा और फिर फाइनली आप सीखिएगा। उसके बाद है डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो कक्षा का वातावरण है उसमें चार चीज़ें ज़रूरी हैं। एक है आज़ादी होनी चाहिए, दूसरा समानता का भाव होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के लिए सम्मान होने चाहिए, और सबकी सक्रिय भागीदारी भी ज़रूरी है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक जिम्मेदारी। यानी कि क्लासरूम शुड प्रमोट फ्रीडम, इक्वलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। कक्षा का वातावरण स्वतंत्रता, समानता और पारस्परिक सम्मान पर आधारित होना चाहिए। उसके बाद है सतत मूल्यांकन। देखिए हर स्टूडेंट्स को जो है वो रेगुलरली असेसमेंट करना ज़रूरी है, इसीलिए क्योंकि उससे उसकी लर्निंग जो है वो इम्प्रूव होती है। मतलब ये कि आखिर कहाँ बच्चा फंस रहा है, कहाँ पर उसे दिक्कतें आ रही हैं, उन चीज़ों का पता कैसे चलेगा जब तक उसका मूल्यांकन नहीं होगा। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस लर्निंग को इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि देखिए जब तक आप खुद का इवैल्यूएशन नहीं करिएगा तब तक आप कभी भी अच्छी तरीके से नहीं सीख सकते। और उसके बाद लास्ट है हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है कि एजुकेशन शुड डेवलप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल क्वालिटीज़। ये सारी क्वालिटीज़ भी डेवलप करना एजुकेशन का ही काम होता है, और ये भी इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। जैसे कि मोरल हो गया, फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल हो गया और मोरल हो गया। मोरल का मतलब होता है नैतिक मूल्य, उसमें विकास करना। अगर साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो जो सुपर ईगो होता है, सुपर ईगो वाली क्वालिटीज़ जो होती है व्यक्ति के अंदर होनी ज़रूरी है, थोड़ी बहुत होनी ज़रूरी है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, मतलब एक बैलेंस वे में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ एजुकेशन। देखिए फंक्शन ऑफ एजुकेशन में सबसे पहला होता है कि व्यक्तित्व का विकास। देखिए व्यक्तित्व का विकास का मतलब होता है कि द सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन। जैसे कि हमारा जन्म जब हुआ तो हेरिडिटी होने के कारण कुछ कैरेक्टर्स हमारे अंदर हैं, लेकिन उसके बाद इन्वायरमेंट के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं, और ये कई सारे फैक्टर्स में विभाजित होता है। जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें आते हैं, इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, इसमें कल्चरल फैक्टर्स भी आते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो एजुकेशन डेवलप्स द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब एक व्यक्ति में शारीरिक हो गया, उसका मानसिक हो गया, उसका इमोशनल, सोशल और मोरल, ये सारी क्वालिटीज़ को डेवलप करता है आपका एजुकेशन। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन हेल्प्स द लर्नर्स टू एक्वायर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। मतलब शिक्षा ज्ञान, समझ और विवेक का विकास करती है। मतलब
शिक्षा जो है वो ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग और विजडम, मतलब ये 3 चीज़ों का विकास जो है वो शिक्षा के ज़रिए होता है। देखिए, सबसे पहले जब आपके अंदर ज्ञान आता है और वही ज्ञान जो है आपकी समझ को डेवलप करता है, ठीक है? ज्ञान आपकी समझ को डेवलप करता है और वही समझने की जो योग्यता होती है वही बुद्धि होती है, और यही किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, जिस वजह से वो जल्दी सीखता है या थोड़ा लेट से सीखता है। तो ये सारा का सारा चीज़ जो है वो अंडरस्टैंडिंग पर ही निर्भर करता है, और इसी का जो प्रबल रूप होता है वो आगे चल के बुद्धि, यहाँ पे इंटेलिजेंस बनता है, और उसी बुद्धि से उसमें समझ आती है कि किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है। ये समझ उसमें एजुकेशन के ज़रिए ही आता है। उसके बाद है कैरेक्टर बिल्डिंग। तो एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण भी एजुकेशन का ही एक फंक्शन है, मतलब उसके अंदर ऑनेस्टी को डेवलप करना, उसके अंदर डिसिप्लिन को लाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड वैल्यूज़, क्योंकि देखिए ये चारों क्वालिटीज़ व्यक्ति में होंगी तभी जाके वो समाज के लिए एक अच्छा सिविक पर्सन बन सकता है। उसके अंदर सिविक सेंस को डेवलप करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी होती है, और ये भी शिक्षा ही उसके अंदर विकास करता है। उसके बाद है सामाजिक विकास। देखिए, सामाजिक विकास का मतलब है कि एक व्यक्ति के अंदर सोशल वैल्यूज़ को डेवलप करना। जैसे सोशल वैल्यूज़ मतलब कि सामाजिक मूल्यों का होना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान जो है वो समाज का एक सदस्य होता है, और समाज के सदस्य होने के कारण जो ये सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो बाय बर्थ उसके साथ जुड़ जाती है, और धीरे धीरे उसमें वो चीज़ें डेवलप होती हैं, जैसे सहयोग की भावना, समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट का भावना, पीस यानी कि शांति, और हारमोनी यानी कि सद्भाव। अगर देखिएगा तो भारत का जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो भी इन 4 पिलर्स पर ही आधारित है। तो बिल्कुल एक व्यक्ति के अंदर भी ये चारों पिलर्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वोकेशनल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट। देखिए, वोकेशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि एजुकेशन व्यक्ति के अंदर एक ऐसी पार्टिकुलर प्रोफेशंस के लिए जो स्किल डेवलपमेंट होती है उसी को हम वोकेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। क्योंकि देखिए, जीवन यापन के लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ कार्य तो करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई क्रिकेटर है, कोई फिल्म स्टार है, तो इस तरीके से उसके अंदर एक प्रोफेशनल एबिलिटीज़ को डेवलप करना, ये भी एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फंक्शन है, मतलब कार्य है। जैसे कि एजुकेशन प्रोवाइड्स स्किल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिलायंस यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर। तो व्यक्ति को आत्मनिर्भर मतलब खुद पर निर्भर बनाने का काम भी शिक्षा ही करता है। उसके बाद है कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट का मतलब होता है सांस्कृतिक विकास। तो एजुकेशन प्रिजर्व्स एंड प्रमोट कल्चर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज, मतलब शिक्षा संस्कृति, परंपराओं, विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन करती है। मतलब ये कि देखिए, हमारे जो भी संस्कृतियां हैं और जो ट्रेडिशन है और जो हेरिटेज है, ये सब हमें सीख देते हैं। अतीत या इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए कि अतीत में जो गलतियां हुई वो हम अपने भविष्य में ना करें, अपने वर्तमान में ना करें, और अतीत से ही हम सीखते हैं। मतलब ये कि एक संस्कृति, एक कल्चर ही एक ऐसी फेनोमिनन है, इसको एक कॉम्प्लेक्स फेनोमिनन भी बोला जाता है। सोशियोलॉजी की भाषा में अगर मैं कहूँ तो इसे एक जटिल प्रक्रिया बताई जाती है, इसीलिए क्योंकि इसका कोई एक सीमित डेफिनेशन नहीं है। ये एक जटिल प्रक्रिया है, और यही प्रक्रिया हम इंसान और जानवरों को एक दूसरे से अलग करती है। मतलब देखिए कि ह्यूमन का एक कल्चर होता है, हर धर्म का एक कल्चर होता है, लेकिन एनिमल का अगर आप देखोगे तो एनिमल का भाई कोई कल्चर नहीं होता। इसीलिए हमें कल्चर हमेशा, हमारी जो भी संस्कृति है, चाहे आपकी कोई भी संस्कृति हो, उस संस्कृति को आपको हमेशा फॉलो करना होता है, क्योंकि वही संस्कृति आपके अंदर आपके व्यवहार को अनुशासित करती है, और आप जो व्यवहार करते हैं लगभग 60% कहीं ना कहीं उसमें कल्चर का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो रहता ही रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही था हमारा आज का वीडियो, और शिक्षा के कार्य यहाँ तक यानी कि फंक्शन ऑफ एजुकेशन तक आज की क्लास में हमने देखा। और यहाँ पर आपका मध्यांतर होता है। मध्यांतर मतलब कि 50% हमने यूनिट नंबर 1 कवर कर लिया है, और नेक्स्ट 50% हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीवीवी सीरीज़, तरीका मेरा, फ़ायदा आपका। धन्यवाद, लव यू ऑल, बाय बाय।